हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड में हम अपना जो टॉपिक चल रहा है जिम्नोस्पर्म, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? जिम्नोस्पर्म, या इसको हम बोलते हैं अनावर्त बीज भी कहते हैं भी। ठीक है, तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है इसके सामान्य लक्षणों के बारे में। इसके बाद बात करते हैं इसके स्वभाव की। तो टॉपिक है इसका जिम्नोस्पर्म का स्वभाव। स्वभाव में बताया था सामान्य लक्षण में भी कि इसके जो पादप होते हैं कैसे होते हैं, छुपीय प्रवृत्ति के होते हैं, छुप होते हैं, और कैसे होते हैं, वृक्ष प्रवृत्ति के होते हैं। तो छुप की बात करें तो जो सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म पादप की बात करें, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप होता है जेमिया पिग्मिया होता है। क्या होता है? जेमिया पिग्मिया। ठीक है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पादप होता है कौन सा? जेमिया पिग्मिया, जिसकी हाइट की बात करें तो लगभग 20 से 24 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी, मतलब ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 20 से 24 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद बात करें सबसे बड़ा, सबसे लंबा पादप जिम्नोस्पर्म का, वो होता है सिकोया सिम्परवाइरेंस। ठीक है भाई, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो पादप होता है क्या होता है? सिकोया सिम्परवाइरेंस। इसकी हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 110 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, उसके बाद स्वभाव की बात करें, ये कहाँ पाए जाते हैं? सामान्य लक्षण बताएं कि भाई ये सदाबहार पादप होते हैं, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं कैसे होते हैं? मरुद्भिद प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो ये तो हो गई इसके स्वभाव की बात। इसके बाद बात करते हैं इसके बाह्य आकार की। टॉपिक है बाह्य आकार की। बाह्य आकार की आप समझ गए, बाह्य आकार किस प्रकार से होता है कि भाई ये क्या है? पादप है, जिम्नोस्पर्म पादप। तो इसको बाह्य आकार के आधार पर 3 भागों में विभेदित किया गया। सबसे पहला भाग होता है भाई स्तंभ, एक पर्ण भाग और एक होता है मूल भाग। ठीक है, बाह्य आकार के आधार पर इसको 3 भागों में विभेदित किया गया। कौन कौन सा? पर्ण, स्तंभ और मूल। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्तंभ के बारे में। स्तंभ या इसको बोलते हैं तना। तो जो जिम्नोस्पर्म के जो पादप होते हैं इनमें जो तना पाया जाता है भाई कैसा होता है? वायवीय होता है। भाई ये तो मृदा स्तर हो गया, इसके नीचे जड़ हो गई, इससे ऊपर का भाग क्या होता है? तना। कैसा होता है भाई? वायवीय भाग होता है। कैसा होता है? ये शाखित भी होता है और अशाखित भी होता है। शाखित व अशाखित प्रकार का पाया जाता है। काष्ठीय प्रकार का होता है, मतलब इसमें लकड़ी काष्ठीय होता है। और कैसा होता है? लंबा होता है, बेलनाकार, मतलब गोलाकार और बेलनाकार पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई जिम्नोस्पर्म का पादप या इनका तना वायवीय, ऊर्ध्व मतलब सीधा, बेलनाकार, काष्ठीय व अधिकांशतः शाखित होता है भी, अधिकांशतः शाखित होता है। लेकिन कुछ पादपों में ये कैसा होता है? अशाखित भी होता है, मतलब शाखाएं नहीं पाई जाती। जैसे शाखित की बात करें, स्तंभ हो गया, इससे क्या निकलती है भाई? शाखाएं निकली रहती हैं। तो ये इस प्रकार का जो हो गया, कौन सा हो गया? शाखित प्रकार का तना हो गया। लेकिन कुछ पादपों में शाखाएं नहीं पाई जाती, तो वो कौन सा हो गया? अशाखित प्रकार का तना होता है। ये पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं साइकस की, तो साइकस का जो पादप होता है इस प्रकार का होता है, जड़ हो गई, तना हो गया। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पर्णाधार पाए जाते हैं। ये बगीचों में आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इसके चारों तरफ जो तना होता है क्या पाए जाते हैं? पर्णाधार पाए जाते हैं। इस कारण ये कैसा होता है? अशाखित होता है। अपवाद, भाई शाखित की बात करें शाखित होते हैं, लेकिन अपवाद कौन से होते हैं? जैसे साइकस का पादप तना, साइकस का तना अशाखित होता है। जिसमें शाखाएं ही नहीं पाई
जाती है। अभी बताया कि फिर क्या पाया जाता है कि जो तना होता है इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, पर्णधार पाई जाती है। इसके तने के चारों तरफ, इसके तने के चारों तरफ पर्णाधार का कवच, पर्णाधार का कवच पाया जाता है। पर्णाधारों की उपस्थिति, पर्णाधारों की उपस्थिति इस तने की मुख्य विशेषता है। इस तने की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा साइकस के अलावा एक और पादप होता है, पाइनस का तना शाखित होता है। वह सल की छाल द्वारा ढका रहता है। वह सल की छाल द्वारा ढका रहता है। अब ये किस प्रकार का होगा भाई, तना कैसा हो गया, शाखित हो गया, शाखित हो गया। अब इसके जो बाह्य स्ट्रक्चर होती है वो सल की छाल, मतलब इस प्रकार की छाल पाई जाती है, सल प्रकार की। ये किसमें पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं इनका जो तना होता है इस पर दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, एक तो लंबी शाखाएं और एक दूसरी छोटी शाखाएं या बोनी शाखाएं। तो जिम्नोस्पर्म के सदस्यों में, जिम्नोस्पर्म के सदस्यों में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। मुख्य तने पर एक तो लंबी शाखा है, दूसरी बोनी शाखा या छोटी शाखा है। पहली तो कौन सी हुई, लंबी शाखाएं। सेकंड हो गई कौन सी, बोनी शाखाएं या छोटी शाखाएं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है, सेकंड भाग होता है, क्या होता है, पर्ण या पत्तियां। तो सामान्य लक्षण में हमने बताया कि भाई जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं उनमें जो पत्तियां होती है दो प्रकार की होती हैं। एक तो पाई जाती है सामान्य पर्ण जो कैसी होती है, हरे रंग की होती है। दूसरी पाई जाती है सल की पर्ण, वो कैसी होती है, भूरे रंग की पाई जाती है। तो जिम्नोस्पर्म में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक तो होती है सामान्य पर्ण, ये कैसे होती है, हरे रंग की, हरे रंग की, सरल या पिच्छाकार होती हैं, सरल या पिच्छाकार होती हैं। सेकंड पाई जाती है सल की पर्ण होती हैं, ये कैसी होती हैं, भूरे रंग की होती हैं, भूरे रंग की होती है। इसके बाद लिखते हैं कि जो साइकस जो पादप होता है, साइकस में पत्तियां तने के शीर्ष भाग पर, पत्तियां तने के शीर्ष भाग पर चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, चक्र के रूप में व्यवस्थित होती हैं। जो मुकुट रूपी होती हैं। अब ये क्या होता है मुकुट रूपी, कि जिस प्रकार सिर के ऊपर मुकुट नहीं होता उसी प्रकार ये पादप पाए थे मुकुट रूपी। मतलब कि हमने पढ़ा इससे पहले भी कि इनका जो तना होता है कैसा होता है, अशाखित होता है। इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, पर्णाधार पाई जाती हैं इस प्रकार की। तो जो शीर्ष भाग पर, तो तने के शीर्ष भाग पर क्या होती है, चक्र के रूप में पाई जाती हैं ये
पत्तियां, और ये किसके रूप में पाई जाती है? मुकुट रूप में, मतलब जो तना होता है इसके शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है। तो कैसी होती है? मुकुट रूपी होती है। ठीक है। इसके अलावा पत्तियां जो सर्पिल क्रम में भी पाई जाती हैं, इसके अलावा पत्तियां सर्पिल क्रम में, जैसे पोडोकार्पस में, चक्र के रूप में, जैसे सिड्रस पादप में, और सम्मुख क्रोशित प्रकार पाया जाता है, जैसे इफिड्रा पादप में पाई जाती है, तो इनमें जो पत्तियां होती हैं उनका व्यवस्था क्रम कैसा होता है भाई? एक तो सर्पिल क्रम होता है, दूसरा चक्र के रूप में पाए जाते हैं, थर्ड सम्मुख क्रोशित होती है। उसके बाद थर्ड भाग जो होता है वो होता है मूल या जड़। तो जिम्नोस्पर्म जो पादप की बात करें तो इनमें मूसला मूल पाई जाती है। देखो इन पादपों में मूसला मूल पाई जाती है, और सीधी सी बात है भाई, जड़ का काम क्या होता है कि जल का अवशोषण करता है। ठीक है। और दूसरा जो मुख्य काम क्या होता है, जो पादप को स्थायित्व प्रदान करती है मृदा में। लिखेंगे ये जल व खनिज अवशोषण के अलावा मृदा में स्थायित्व में सहायक होते हैं, होती हैं। इसके अलावा साइकस में सामान्य मूल के अलावा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूल पाई जाती है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूल पाई जाती है। कोरल या मूंगा हम जिसको बोलते हैं, मूंगा की आकृति के कारण इन्हें कोरेलोइड मूल कहते हैं। अब कोरेलोइड मूल क्या होती है भाई? कि जैसे ये साइकस का पादप है, ठीक है, क्राउन के रूप में पाया था, इसके नीचे क्या पाए थे? जड़। और जो गुरुत्वानुकर्षण जो बल होता है कहाँ लगता है भाई? नीचे की ओर लगता है। तो इसमें ये कौन सी हो गई? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो गई। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की ओर नीचे की ओर वृद्धि कर रही है। इसके अलावा इसमें कुछ जो जड़ का जो भाग होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। मतलब ऋणात्मक, ये तो नीचे की तरफ धनात्मक हो गया, ऊपर की तरफ कैसा हो गया? ऋणात्मक। तो ये क्या करते हैं? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब इधर की ओर क्या करती है? वृद्धि करती है। तो ये कौन सी होगी? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ हो गई। ठीक है। अब ये जो जड़ होती है मृदा भाग से ऊपर की तरफ, ये क्या होती है? कोरल या मूंगा के आकार की होती है। इस कारण फिर इनको क्या नाम दे दिया गया? कोरेलोइड मूल नाम दिया गया। ठीक है। ये किस में पाई जाती है? साइकस में पाई जाती है। इनके ऊपर क्या पाए थे? कुछ नील हरित शैवाल पाई जाती हैं। जो कोरेलोइड जो मूल होती है इसके ऊपर नील हरित शैवाल, जैसे एना बीना
व नोस्टोक पाई जाती है। एनाबीना, नोस्टोक, नील हरित शैवाल पाई जाती है जो क्या करती है, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायता करती है। ठीक है, मतलब कि जो मुक्त नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रोजन यौगिक मतलब नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में पौधे को उपलब्ध कराते हैं। कौन? एनाबीना, नोस्टोक, नील हरित शैवाल। बदले में ये जो शैवाल होती है इनसे क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है। नेक्स्ट लिखेंगे इस मूल में एनाबीना व नोस्टोक, एनाबीना व नोस्टोक, नील हरित शैवाल पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पाइनस की जड़ों में चारों ओर कवक मूल पाई जाती है। कवक मूल पाई जाती है कि ये कवक मूल जल अवशोषण में मदद करती है। अवशोषण में मदद करती है। अब बात करते हैं भाई किसकी, पाइनस के पादप। पाइनस का जो पादप हो गया, इसके नीचे ये क्या पाई है, जड़ पाई जाती है। तो जो जड़ होती है यहाँ इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, कवक पाई जाती है। इनमें सहजीवी संबंध पाया जाता है कवक और मूल का। तो वो क्या कहलाती है, लिखा हुआ भाई कवक मूल, मतलब मूल के ऊपर कवक पाई जाती है जिनको नाम दे दिया कवक मूल। और इन जो कवक मूल होती है इनका कार्य क्या है, ये क्या करती है कि जल अवशोषण में मदद करती है। यहां तक क्लियर है।